सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज फिर उसी क्रम में एमए थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑब्लिक सर्वे ऑब्लिक प्रोजेक्ट के बारे में आपको जो एक फाइल बना के देनी है, जिसके पेज की संख्या मैंने आपको बताई थी इससे पिछली क्लास में कि वो 30 से 50 के बीच में उसमें पेज हो सकते हैं। तो इससे पहले जो 2 क्लासेस मैंने आपको यहाँ पर दी हैं, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, वो स्पेशली वो क्लासेस इंग्लिश मीडियम की रही हैं। तो कुछ विद्यार्थियों की ये शिकायत रही कि सर एक क्लास आप हिंदी में दे दीजिए, जिससे कि जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको पूरा विस्तार से समझ में आ जाए। तो ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी में अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करेंगे, उनके लिए मैंने आज का टॉपिक बनाया है, और टॉपिक है बाल श्रम और समाज पर उसका प्रभाव। ये टॉपिक आपकी उस प्रोजेक्ट फाइल का हो सकता है। तो उसमें आपके कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे, अर्थात इंडेक्स क्या होगा आपका, वो मैंने यहाँ पर संक्षेप में लिखने का प्रयास आपको किया है। तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तो जो आपका पेपर है, इसका पेपर कोड है 49102, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 100 मार्क्स का है। तो बाल श्रम और समाज पर इसका प्रभाव, इस विषय पर अगर आप अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो आपको आपकी फाइल के अंदर ये कंटेंट्स होने चाहिए। मतलब इन बिंदुओं के तहत आप अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है परिचय। परिचय के अंतर्गत आप 3 बातों पर विशेष फोकस करेंगे। एक तो आपको बताना है बाल श्रम का अर्थ क्या है, दूसरा भारत में बाल श्रम की स्थिति क्या है, मतलब कितने बाल श्रमिक भारत में विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं या घरों में काम कर रहे हैं, या राज्यवार उसकी स्थिति के बारे में हम बता सकते हैं। तीसरा है कि जो बाल श्रम है वो सामाजिक समस्या क्यों है, क्यों सामाजिक समस्या उसको माना जा रहा है, मतलब एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यू आपका यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा इसका जो बिंदु है वो है बाल श्रम का इतिहास आप बताएंगे, जिसको आप 3 भागों में डिवाइड करके बता सकते हैं, एबीसी कर सकते हैं इसको। पहले में आप इसकी उत्पत्ति आप बताएंगे कि बाल श्रम की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। दूसरा औद्योगिक क्रांति और बाल श्रम का विस्तार, अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद में जो बाल श्रम है उसका स्वरूप कितना बदला है और कैसे बदला है, ये इसके बारे में आप बता सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड में भारत में बाल श्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के, जो प्राचीन काल में जो भारत का इतिहास रहा है, उस इतिहास में जो बाल श्रम था वो किस तरह से उसको देखा जाता था, या बाल श्रमिकों को कैसे देखा जाता था, क्या है उसकी स्थिति थी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, आप यहाँ पे बता सकते हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत आप बाल श्रम के कारण के बारे में उल्लेख यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे प्रमुख कारण अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको भी आप अलग अलग खंड में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कारण है इसका गरीबी, दूसरा कारण है शिक्षा की कमी, और तीसरा कारण है आर्थिक असमानता, चौथा कारण है पारिवारिक मजबूरियां। इस तरीके से और बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। चौथा इसका बिंदु होगा बाल श्रम के प्रकार, कि जो भारत में जो बाल श्रम है वो कितने प्रकार का है, कितने प्रकार है बाल श्रम के। जैसे खेतों में काम करने वाले बाल मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले बाल मजदूर, घरेलू काम करने वाले बाल मजदूर जो घरों में काम करते हैं, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बाल मजदूर, मतलब जैसे कांच की फैक्ट्रियां हैं, या दूसरे जो तंबाकू उत्पादित फैक्ट्रियां हैं, मतलब ऐसे उत्पाद बना रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं जैसे गोल्डमोर है, ये पान मसाले हैं जो बड़े बड़े खतरनाक हैं, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो बाल मजदूर हैं। इसके अलावा सड़क पर जो भीख मांग रहे हैं वो भी, उनको भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। कई बार क्या है कि बच्चों को किडनैप करके लोग ले जाते हैं और बड़े बड़े शहरों में वो उनको भीख मांगने के काम पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप इस बिंदु के अंतर्गत जो बाल श्रम के प्रकार हैं उसमें आप ये बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और भी है, समय की जो एक बाध्यता है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको एकदम शॉर्ट में करने का प्रयास किया है। 5वें नंबर पर आप बाल श्रम का समाज पर प्रभाव, इस बिंदु को आप रखेंगे। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे शारीरिक और मानसिक प्रभाव, जो बाल श्रमिक है उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, और उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा समाज का नैतिक पतन,
जो समाज है जहां से बच्चे बाल श्रमिक बनाए जा रहे हैं, वहां उस समाज का नैतिक पतन हो जाता है और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब जो आर्थिक स्थिति है उस सोसाइटी की वो कैसी रहती है, इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं। छठे नंबर पर छठा बिंदु है इसका, वो है भारत में बाल श्रम की स्थिति। इसमें आपको डेटा आपको लेना पड़ेगा। उस डेटा को आप, तमाम वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज वेबसाइट्स हैं, सरकार की कई सारी ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको ये डेटा अवेलेबल है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े क्या बात कहते हैं इसके बारे में, किन राज्यों में बाल श्रम अधिक है, ये आप बता सकते हैं। सारे जो स्टेट हैं हमारे देश के, उनको अलग अलग डिवाइड करके किस राज्य में बाल श्रम की स्थिति क्या है, किन क्षेत्रों में, राज्यों में भी किन क्षेत्रों में बाल श्रमिक ज्यादा है। जैसे अगर मान लो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में बाल श्रम ज्यादा है, या मान लीजिए पर्टिकुलर अगर मुरादाबाद की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आप उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे मुरादाबाद में किस एरिया में बाल श्रमिक ज्यादा कार्यरत है, किस क्षेत्र के बच्चे बाल श्रमिक ज्यादा बन रहे हैं, आप इसको बता सकते हैं। 7वें नंबर पर बाल श्रम के खिलाफ कानून, इसके बारे में आप यहां लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 सरकार ने इसको पारित किया था। किन परिस्थितियों में पारित हुआ, क्या आवश्यकता थी, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसी तरीके से 2009 में गवर्नमेंट ने एक और एक्ट पारित किया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ना। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रयास, जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं बाल श्रम को रोकने के लिए, जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ, या एक संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये मॉनिटर करते हैं सभी के लिए। और ये इनका जो कार्य है वो यही है कि बाल श्रमिकों को उनकी पहचान करना और उनको वहां से उठा के समाज की मूल धारा में वापस लाना, अर्थात उनके लिए शिक्षा दीक्षा व्यवस्था करना। अगला इसका बिंदु है बाल श्रम को रोकने के उपाय। इस बाल श्रम जो समाज में फैली हुई एक कुरीति है, इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आप यहां पर बता सकते हैं। इसके अंतर्गत आप बिंदु जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए, तो पढ़ लिख करके वो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान देश के बन सकते हैं। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार, तो इसके लिए सामाजिक जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। जिन परिवारों से जो बच्चे हैं जो बाल श्रमिक बनाए जा रहे हैं, अगर उन परिवारों की वास्तव में ही आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कार्य किया जाए, है ना। तो इसके लिए समाज के जो बाकी संभ्रांत लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और उन लोगों के लिए, अर्थात जो बाल श्रमिक है, उनके परिवार की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। इसके अलावा सख्त कानून, सरकार के द्वारा भी एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है कि अगर जो भी उद्योग या जो भी व्यक्ति बाल श्रमिकों से काम ले रहे हैं, जिन्होंने खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों को लगा रखा है, उनके लाइसेंस को रद्द किया जाए या उनके अगेंस्ट कोई कार्यवाही की जाए, और जो बाल श्रमिक है, बंधुआ मजदूर हैं, उनको वहां से मुक्त कराकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। इसमें एक बिंदु आप ये भी जोड़ सकते हैं, जागरूकता, अवेयरनेस सोसाइटी में हो, अर्थात जो बाल श्रमिक है उनके माता पिता भी इस बात को जानते हो कि ये सरकार की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में बाल श्रम एक अपराध है, बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, और जो उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है उसको पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए और वो सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाए। समाज के बाकी तबके में भी जागरूकता अगर है तो इस सामाजिक बुराई को रोका जा सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण आपके जो दिमाग में है आप उनको लिख सकते हैं। 10वें नंबर पर, सॉरी नंबर यहाँ पे गलत हो गया, ये 9 नंबर होगा, ठीक है, नंबर 9 नंबर है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं ये सब जो आपने अध्ययन किया है उसके आधार पर क्या निष्कर्ष आपने निकाला कि जो बाल श्रम है वो समाज और बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है, इसको समाज से खत्म करना बहुत आवश्यक है। अगर समाज का विकास चाहते हैं तो आपको बाल श्रम जो कुप्रथा है उसको आपको रोकना पड़ेगा। इस तरीके से इसका पूरे का आप कंक्लूजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 10वें नंबर पे है इसमें संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत जो भी आपने इससे संबंधित डेटा आपने जहां से भी लिया है, वहां पर कोई भी किताब है उस पुस्तक का नाम आप लिख देंगे, ठीक है।
कहीं समाचार पत्र से आपने कुछ पढ़ा है, उसका नाम आप लिख देंगे। ठीक है, सोशल मीडिया, मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां से भी आपको ये संबंधित जानकारी मिली है उसके बारे में आप यहां पर बता सकते हैं। सो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए जुड़ने के लिए थैंक यू, और अगर एक चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो क्लास है उस क्लास को उन विद्यार्थियों को अवश्य शेयर करिए जो मास्टर्स डिग्री में है, चाहे वो किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अगर वो पीजी के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वंस अगेन एंड जय हिंद।